बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही विशेष टॉपिक जो कि है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, माध्य मुक्त पथ और श्रांत काल। ठीक है, आज हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को विस्तार से समझने वाले हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा कि समय आपको थोड़ा लग सकता है, हम आपको समझाएंगे क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आप समझते हैं, फील करते हैं, और जब आप फील करते हैं तो मैं 1000 बार कहता हूं कि आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं रहती है और आप बिना याद किए हुए अपनी भाषा में किसी भी चीज को लिख सकते हैं अगर आप एक बार समझ गए हैं। ठीक है, तो आप जब समझेंगे तो डेफिनेटली अच्छी तरीके से अपनी भाषा में भी उसे लिख पाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी डेफिनेशन आपको लिखनी हो, अगर आप उस चीज को समझ चुके हैं तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो मैं यहां पर केवल समझाने पर फोकस करता हूं और याद रखिएगा बेटा, समझाते समय थोड़ा समय तो जरूर लगता है, लेकिन अगर आपने धैर्य के साथ में समझ लिया तो आप उसे भूलेंगे कभी नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले जरूर मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप यहां पर अच्छे से रेगुलरली पढ़ाई करते रहे। ठीक है, चलो क्लास को शुरू करते हैं और क्लास में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, उसके बाद में श्रांत काल और फिर माध्य मुक्त पथ क्या है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है। अगर आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन जान लिया तो उसके बाद में फिर कुछ रहता ही नहीं है। ऊष्मीय वेग आप तुरंत जान जाओगे, श्रांत काल आप तुरंत जान जाओगे और माध्य मुक्त पथ भी आप तुरंत जान जाओगे। भाई मैं आपको एक एक करके सारी डेफिनेशंस लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, और समझना बहुत जरूरी है। मैं कई बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं कि भाई समझना बहुत जरूरी है और समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपका समय बर्बाद हो रहा है इसमें, नहीं भाई समझिए, और जब आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु की। आपको पता होगा कि परमाणु किन 3 बेसिक तत्वों से मिलकर के बना है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, मुझे इतना यकीन है। ठीक है, मान लिया कोई परमाणु है, ये एक परमाणु है। परमाणु बहुत छोटा सा होता है बेटा, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया, इतना बड़ा परमाणु बना दिया एक्चुअली मैं आपको दिखाने के लिए। जितना छोटा होता है अगर उतना छोटा मैं बनाऊंगा तो भाई आप देख भी नहीं पाओगे ना। फिर मैंने यहां पर क्या कर लिया है, एक परमाणु, आप मान लीजिए कि गोलाकार परमाणु है, इतना बड़ा है। ठीक है, यहां पर होता क्या है, हमें पता है कि परमाणु के भीतर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तीनों चीजें हैं। अच्छा तो भैया यहां पर परमाणु के भीतर जो भीतरी हिस्सा होता है बहुत छोटा सा, इस छोटे से हिस्से में भाई प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको पता भी होगा। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि नाभिक कैसा है, धनावेशित है। भाई नाभिक कैसा है, धनावेशित है, इसके पास प्लस चार्ज है। ओके, इसमें क्या क्या है, इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात क्लियर है। ओके आगे आते हैं। तीसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे एक ये कक्षा है नाभिक के चारों ओर, एक ये कक्षा है नाभिक के चारों ओर, एक ये कक्षा है नाभिक के चारों ओर। इन कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बात समझ पा रहे हैं, इस कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ पा रहे हो, ऐसे और सारी भी कक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। बात समझ पा रहे हैं। परमाणु, मैंने ये परमाणु आपको दिखाया। परमाणु के नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहां है, इस नाभिक के बाहर कई कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है जरा समझना। इलेक्ट्रॉन पर होता है हमारा ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब नाभिक के भीतर होगा तो कुल मिलाकर के नाभिक के भीतर धनावेश है, नाभिक के भीतर धनावेश है और इलेक्ट्रॉन इस धनावेश के बाहर चक्कर लगा रहा है। अब जरा समझना, इलेक्ट्रॉन पर है ऋणावेश, नाभिक पर है धनावेश। नाभिक पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। अब याद रखिएगा धनावेश जो करता क्या है, ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है।
सिंपल तरीका है, ये आपको भी पता होगा कि एक प्लस का है एक माइनस का है तो आकर्षण तो होगा ही होगा। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कौन कर रहा है? नाभिक। नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को छोड़ करके नहीं जा रहा है, इसी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन सभी इलेक्ट्रॉनों को ये जो नाभिक है अपनी ओर इस तरह से आकर्षित कर रहा होगा। अर्थात हम इस भाषा में भी कह सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक जो है अपने से बांध के रखता है। बांध के रखता है मतलब अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को छोड़ करके परमाणु से बाहर नहीं निकलते हैं। बात समझ पा रहे? अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा करीब में है, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन पर जो नाभिक का प्रभाव होगा मतलब जो आकर्षण बल होगा वो बहुत अधिक लग रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उस पर आकर्षण बल, नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है वो भी कमजोर होता जाएगा। सिंपल वही बात है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक पर बहुत अधिक आकर्षण से बंधे होंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी अपेक्षा कम आकर्षण से बंधा होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन उससे भी कम आकर्षण से बंधा होगा। लेकिन हाँ, आकर्षण तो होगा ही होगा नाभिक और इसके बीच में, लेकिन आकर्षण थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है, मैंने अलग से एक और कक्षा बना दी। मान लिया इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों पर बल इस नाभिक के द्वारा सबसे कम लग रहा होगा। ठीक है, ये जो बल लग रहा होगा बहुत कम बल लग रहा होगा, और अगर इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी अतिरिक्त ऊर्जा कहीं से मिल जाए तो ये क्या करेंगे, इस नाभिक को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। मतलब इस नाभिक के बंधन से मुक्त होकर के ये बाहर हो जाएंगे, इस नाभिक के चक्कर नहीं लगाएंगे। जब तक इनके पास इतनी एनर्जी नहीं दी जाती है कि ये इस कक्षा को से बाहर निकल सके, तब तक ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। ये भी चक्कर लगा रहे हैं, ये भी चक्कर लगा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनके पास थोड़ी सी ऊर्जा आती है ये फूल जाते हैं अपने आप में, कहते हैं अब हम पावरफुल हो गए, और फिर ये क्या करते हैं, इनके बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कहते हैं हम रहे जा आपको छोड़ करके, और ये भैया बाहर निकल जाते हैं इस परमाणु से। और जैसे ही ये परमाणु से बाहर निकलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक से बंधा नहीं रहा, क्योंकि ये नाभिक से अभी तक तो बंधा था। जैसे ही इनको एनर्जी मिली ये बाहर हो गए, नाभिक से मुक्त हो गए। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या बोल रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे नाभिक जो किसी भी नाभिक से बंधे हुए नहीं है, जो किसी भी नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए नहीं है, अगर सही भाषा में बोले तो। बात समझ पाए? मैंने क्या बोला है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक परमाणु है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के बीच में है, नाभिक के भीतर है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के आकर्षण बल के कारण नाभिक से बंधे रहते हैं। लेकिन जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, उन पर आकर्षण बल नाभिक का सबसे कम लग रहा होगा। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी ऊर्जा दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक को छोड़ करके बाहर हो जाते हैं, मतलब परमाणु से ही बाहर हो गए। और जैसे ही परमाणु से बाहर होते हैं, मुक्त होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, बात समझ गए? ओके, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन करते क्या है, जरा अब ये समझने की बारी है भाई कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में करते क्या है। एक बात याद रखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या भाई, और ध्यान से समझ लेना, सारी कहानी आपको क्लियर होने वाली है। अब मैं आपके ये परिभाषाओं पर आने वाला हूं। मैंने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन बता दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या होता है। मैंने क्या बताया है, जरा दोबारा दोहरा लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी नाभिक के आकर्षण बल से बंधे नहीं होते हैं, वो मुक्त होते हैं, किसी से भी मुक्त होते हैं, किसी भी नाभिक के अंडर में नहीं है। और अगर वो नाभिक के अंदर में नहीं है तो फिर क्या कर रहा होगा, अब ये सोचने वाली बात है। ध्यान से देखना, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर निकल जाता है, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वो करता क्या है, वो करता ये है कि वो पूरे पदार्थ में भ्रमण करता रहता है। क्या करता है भैया, वो पूरे पदार्थ में भ्रमण करता है। जरा समझना, मैं यहां पर मान लिया कि एक लोहे की रॉड है, ये एक लोहे की रॉड है आपके पास, ठीक है।
इस लोहे की रॉड में करोड़ों की संख्या में परमाणु होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और इस करोड़ों की संख्या में परमाणु जो होंगे, तो हर परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन भी मुक्त हुआ होगा, जरा समझना, हर परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन भी मुक्त हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें करोड़ों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। सिंपल बात है। ओके, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जैसे मान लिया यहां पर कोई परमाणु था और इस जगह पर जो परमाणु था इससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो क्या करेगा? वो पूरे पदार्थ में इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, पूरे पदार्थ में भ्रमण करते हैं। जरा समझना, आओ इधर। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक से बंधे हुए हैं, जो नाभिक से बंधे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो केवल उसी नाभिक के चक्कर लगाते हैं। रुके हुए वो भी नहीं है, वो भी चल रहे हैं, लेकिन वो बेचारे उसी नाभिक के चक्कर लगा रहे हैं, उसको छोड़ करके नहीं जा सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए हैं वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर में नहीं है, वो पूरे पदार्थ में भ्रमण करेंगे। जरा समझो फिर से, मैंने क्या बताया? एक ये पदार्थ है, मान लिया यहां पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लिया कोई नाभिक है, इस नाभिक से या इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वो कहीं भी जा सकता है, यहां भी आ 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 सकता है। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो मुक्त नहीं हुए होंगे इस परमाणु के भीतर। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? वो इलेक्ट्रॉन बेचारे इसी के चक्कर लगा रहे होंगे, इससे दूर नहीं जा सकते। मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, लेकिन वो जो बंधन में इलेक्ट्रॉन है वो यहां से नहीं दूर जा सकते। समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह जा सकते हैं पदार्थ के भीतर, और यही इलेक्ट्रॉन है जो किसी परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन है जो किसी परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। भैया अगर हम यहां पर एक करंट का तार लगाएं और यहां पर छुएं, लोहे की रॉड अगर है, यहां पर मैंने, ये एक लोहे की रॉड है, यहां पर मैंने करंट का वायर लगाया और यहां पर छुआ, मजा आएगा? आपको मजा आएगा। लेकिन अगर यहीं पर प्लास्टिक या लकड़ी का रॉड हो, आप यहां पर करंट का वायर लगाएं, तार लगाएं और यहां पर छुएं, आपको मजा नहीं आएगा। कारण क्या है उसका? कारण सिर्फ इतना है कि लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन थे, लोहे में भी इलेक्ट्रॉन थे। सिर्फ अंतर क्या था ये जरा समझो। अंतर सिर्फ इतना था कि लकड़ी में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाने वाले ही इलेक्ट्रॉन हैं, जो नाभिक के बंधन में ही रहते हैं, वो मुक्त हो ही नहीं पाते हैं। अर्थात लकड़ी के भीतर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाता है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा तो यहां से लेकर यहां वाली ऊर्जा यहां तक लेके कौन जाएगा? अब जरा समझो, अगर लोहे का रॉड है तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत है, बहुत क्या, हर एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो करोड़ों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहां पर आपने वायर लगाया, यहां पर एनर्जी मिली, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेकर के पहुंच गया, यहां पर आ गया तुरंत। भैया वो तो गति कर रहा है ना पूरे पदार्थ में, तो यहां पर वायर लगाया और यहां पर वो पहुंच गया, और यहां पर आप छुओगे वहां पर उसका एनर्जी मिलेगा। समझ पा रहे हो ना? ये एनर्जी यहां से वहां तक लेके कौन गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर लकड़ी होगा या प्लास्टिक होगा, उसमें क्या होगा? यहां से वहां तक एनर्जी को ले जाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, कांच है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसीलिए उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, क्योंकि वैद्युत धारा का प्रवाह करता कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। बात समझ गए? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैद्युत धारा का प्रवाह होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अच्छी वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी। अगर मैं कहूं कि चांदी 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 वैद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चांदी में सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना? मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतना ही अच्छा सुचालक है वो, मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने कम उतना ही बेकार सुचालक है वो। और जितने मतलब अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो कुचालक हो गया, अचालक हो गया, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती। बात समझ गए? ओके, अब जरा समझना, मैं आता हूं ऊष्मीय वेग पर। अभी मैंने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कहानी अच्छे से समझा दी है और मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। लाइक कर दो यार, ठीक है?
मैं अब बात आऊं ऊष्मीय वेग पर। मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो जाता है, नाभिक के बंधन से बाहर निकल जाता है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ के भीतर इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। किस स्पीड से ये गति करते हैं? जिस स्पीड से ये गति करते हैं ना, उस वेग को ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग कहते हैं। जरा समझो, इलेक्ट्रॉन जो अनियमित गति करते हैं, कभी यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, कहीं यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां गया, इधर उधर बार बार ये इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलता हुआ इधर उधर गति करता रहता है। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति है, इस गति को ही क्या कहते हैं, या इस वेग को ही क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग कहते हैं। जिस वेग से ये अनियमित गति करते हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऊष्मीय वेग। जरा समझो, कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा, सबसे पहली बात यार, ये अनियमित गति क्यों कर रहे हैं? ये इधर उधर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो जरा इधर उधर क्यों जा रहे हैं? सीधी गति क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले ये भी तो कॉन्सेप्ट उठता है ना कि यार ये सीधी गति कर लेना, इधर उधर क्यों भागते हैं? तो एक बात समझ लो, आप समझा रहा हूं मैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं लिखने को तो भैया 2 मिनट में ये परिभाषाएं लिख करके चला जाता, आपको मैं पढ़ा करके चला जाता, और आप भी कहते कि यार हाँ बस 2 मिनट में पता नहीं क्या क्या है, तीनों परिभाषाएं बता दी, आप भी तालियां बजाते। लेकिन भाई हमें समझाना है, आप समझोगे तभी आप फिजिक्स को फील कर पाओगे, क्योंकि आप साइंस के कॉन्सेप्ट समझिए। साइंस में अगर आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो साइंस के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश ना करो। और मैं 1000 बार कहता हूं कि रट्टाफिकेशन इस चैनल पर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति क्यों कर रहे हैं? ये सीधी रेखा में ऐसे कहीं नहीं चले जाते हैं, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर उधर मुड़ रहा है। मुड़ क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? जरा समझिए। मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक से जब मुक्त होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वहां पर धनायन बन जाता है। जैसे कोई नाभिक था, एक परमाणु था, उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जब उस नाभिक परमाणु से मुक्त हो जाएगा तो वो जो परमाणु था वो धनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धनायन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए होंगे, जितने भी परमाणुओं से, वो सारे के सारे परमाणु धनायन बन गए हैं, ठीक है। तो इसके भीतर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसके भीतर धनायन भी होंगे। भाई धनायन भी होंगे ना, इतने भी इसके भीतर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे, धनायन भी होंगे। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो तो पूरे इधर उधर घुमा करते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन, मान लिया कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन था, वो इधर की ओर जा रहा था और यहां पर कोई इसको धनायन मिल गया, इस धनायन से टकराया और टकरा करके इसकी दिशा बदल गई, इधर आ गया। और जैसे ही यहां पर टकराया, इधर फिर एक धनायन मिल गया, इससे टकरा करके दिशा बदल गई, इधर आ गया। इससे टकरा करके दिशा बदल गई, इधर आ गया। इससे टकरा करके दिशा बदल गई, इधर आ गया। इससे टकरा करके दिशा बदल गई, इधर आ गया। यहां पर कोई धनायन मिल गया, और बार बार ये इस प्रकार से अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित गति क्यों करते हैं मैं ये समझा रहा हूं, क्योंकि वो बार बार धनायनों से टकराता है, और जितनी बार धनायनों से टकराता है उतनी बार उसकी दिशा बदल जाती है, और दिशा बदलती है तो इसका मतलब है वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में इधर उधर गति करता रहता है, और इसी को हम बोल रहे हैं अनियमित गति करता है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से ये अनियमित गति कर रहे होते हैं, उस वेग को ही ऊष्मीय वेग कहते हैं। भाई ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। ऊष्मीय वेग क्या है? इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया कोई नाभिक है, एक परमाणु है, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के बीच में होता है, धनावेशित होता है, जिसे हम नाभिक कह रहे हैं ना। तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे रहते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कक्षा में होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम लगता है, जिसके कारण वो, इनको जब थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है तो वो मुक्त हो जाते हैं, उस नाभिक के बंधन से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार अपनी दिशा बदलते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वेग से यह अनियमित गति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भैया ऊष्मीय वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का
ऊष्मीय वेग। और ये ऊष्मीय वेग का वैल्यू लगभग में कितना होता है, तो याद रखिएगा लगभग में 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड का वेग होता है। और ये हल्का फुल्का वेग नहीं है, इसको आप अगर समझेंगे तो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड का मतलब आप समझ रहे हैं। 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख मीटर प्रति सेकंड। 1 लाख मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया भैया 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। 100 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय कर सकता है। इतनी स्पीड होती है इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है वो कितना होता है, लगभग 100 किलोमीटर प्रति सेकंड का। समझ लो कितना भयंकर वेग होता है। इतने मतलब अधिक वेग से ये गति करते हैं, अनियमित गति होती है। लेकिन बात समझ गए? ओके, तो भैया ऊष्मीय वेग हम समझ गए हैं। जरा थोड़ा और जानते हैं। ऊष्मीय वेग को हम थोड़ा सा इक्वेशन के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया, जो समझाया मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो भाई लाइक करके जरूर जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, भाई मजा आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो भैया वो भी लिख दो कि मुझे नहीं समझ में आया। आया है तो ये भी लिख दो कि भैया हमको समझ में आ गया है। यार लिख दो, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे हौसला मिलता है। मैं आपके सामने लगातार उसी एनर्जी के साथ में आता रहता हूं। ठीक है, तो इसलिए कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको बता रहा था ऊष्मीय वेग मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन इसका अब हम एग्जाम्पल क्या कहते हैं, फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखना, ऊष्मीय वेग की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर हम जरा लिखते हैं ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग परिभाषा में लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऊष्मीय वेग क्या होता है? ऊष्मीय वेग क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी भी चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखेंगे किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, उसे या उस वेग को इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? ओके, अब जरा समझना। जरा मान लिया कि कोई चालक है, चालक में एक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, करोड़ों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मान लिया कि किसी चालक के भीतर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कितना? n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और अगर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इन सभी n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अगर हम औसत वेग निकालेंगे, औसत ऊष्मीय वेग निकालेंगे, तो याद रखना 0 होगा। औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा यह भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको लिखने वाला हूं कि सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है? 0 होता है। मैं ये आपको स्टार पॉइंट लिखवाना चाहता हूं कि सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है भाई? 0 होता है। और मैं इक्वेशन जरा लिख देता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि आखिर ये 0 क्यों होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। बस इसी को समझने में समय लगना है, इनमें श्रांत काल में समय नहीं लगना, मुक्त माध्य मुक्त पक्त में आपको समय नहीं लगना। ठीक है, तो यहां जरा समझिए, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। मान लिया किसी पदार्थ के भीतर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इनका अगर मैं औसत निकालूं, औसत ऊष्मीय वेग को मैं u से लिखने वाला हूं। तो मान लिया कि हमारे n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनका सबका जो ऊष्मीय वेग है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का है u1, दूसरे वाले का है u2, तीसरे वाले का है u3, चौथे वाले का है u4, इसी प्रकार डॉट 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 बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सबका
ऊष्मीय वेग होगा। ठीक है, अब इन सब का औसत निकालें। तो औसत हम कैसे निकालते हैं? कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये तो आपको पता ही होगा औसत निकालने की ट्रिक। ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं, औसत ऊष्मीय वेग निकालते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u3, ऐसे ही सबका होगा और डॉट डॉट में un। और अगर इनका आप औसत निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी वेगों को जोड़ेंगे और बटे में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे भाग कर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, n इलेक्ट्रॉन है तो n से भाग कर दीजिए। तो औसत ऊष्मीय वेग क्या, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 प्लस un अपान n, ये क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए और कल वाले दिन जब हम क्लास लेंगे तो इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे बोलिएगा मत। मैंने क्या बोला भाई, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपान n इक्वल टू क्या है भाई, 0 है। औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं कि आखिर औसत ऊष्मीय वेग भैया 0 आखिर होता क्यों है। मैं यहीं पर बता देता हूं, आइए जानते हैं जरा। मान लिया कि भाई कोई पदार्थ है, इसके भीतर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा था, भैया बहुत सारे, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, करोड़ों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है इधर धनायन से टकराने, उसी समय कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर इधर साइड में भी आ रहा होगा, करोड़ों की संख्या में कोई तो इधर आ रहा होगा। अगर इसका मैं ऊष्मीय वेग u1 प्लस का लूंगा तो इसका मैं u2 जो होगा वो माइनस का लूंगा। तो u1, u2, u3, u4, कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो कहीं पर एक इधर भी आ रहा होगा। कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहा होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भी जा रहा होगा। तो मतलब है इनका वेग इनके वेग से निरस्त, इनका वेग इनके वेग से निरस्त, इनका वेग इनके वेग से निरस्त हो जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर के औसत ऊष्मीय वेग जब निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। बात समझ गए, 0 क्यों होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। ये हम लोग ऊष्मीय वेग के बारे में जान चुके हैं और आप इस टॉपिक को आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं श्रांत काल की। भाई श्रांत काल क्या है जरा समझते हैं। श्रांत काल या औसत श्रांत काल की भी हम बात करने वाले हैं। तो भैया श्रांत काल होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, श्रांत काल क्या है। तो भाई एक बात याद रखना, श्रांत काल क्या है, तो हमने अभी बताया कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी पदार्थ के भीतर, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे धनायन मिल गया, इससे टकराया तो इधर मुड़ा, यहां पर धनायन मिल गया, यहां से टकराया तो इधर मुड़ गया, यहां पे धनायन मिल गया, यहां से टकराया तो इधर मुड़ गया, यहां पे धनायन मिल गया। तो लगातार वो धनायनों से टकराता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। अब जरा समझना, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगेगा ना, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगने वाला है, जैसे यहां पर टकराया और यहां से फिर यहां पर टकराएगा जाके, तो यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत तो समय लगा होगा, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, कुछ तो समय लगा होगा। यहां से यहां तक दो टक्करों के बीच में कुछ समय लगेगा ना, जो समय लगेगा, जितना समय लगेगा दो टक्करों के बीच में, बस वही समय को हम क्या बोलते हैं भैया, श्रांत काल कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? श्रांत काल। श्रांत काल क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांत काल कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? श्रांत काल क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांत काल कहते हैं। और इसे व्यक्त काहे से करेंगे? तो भाई श्रांत काल को हम व्यक्त करने वाले हैं टाउ से। किससे व्यक्त करेंगे भैया? टाउ से व्यक्त करेंगे। तो इसकी भी परिभाषा आपके लिए हम लिख देते हैं, यहां पर, यहीं पर लिख देते हैं। श्रांत काल क्या है मैंने कम समझा दिया आपको, भैया यहां पर परिभाषा भी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है भैया? श्रांत काल। ओके, श्रांत काल। श्रांत काल क्या है जरा लिखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत क्या? टक्करों के बीच
लगे समय को क्या बोलते हैं? श्रांत काल कहते हैं भैया, श्रांत काल कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं भाई, याद रखना, इसे टाउ टाउ से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। बात क्लियर है? अब अगर मैं मान लूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन का किसी का औसत श्रांत काल टाउ 1 है, किसी का टाउ 2 है, किसी का टाउ 3 है, तो औसत श्रांत काल जिसे हम टाउ कहेंगे, टाउ क्या है? औसत श्रांत काल। मैं लिख देता हूं सबका औसत जब हम निकालेंगे तो यहां पे लिख देते हैं औसत श्रांत काल। सूत्र औसत श्रांत काल, औसत श्रांत काल टाउ एवरेज, या केवल टाउ लिख लो आप। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ 1 किसी पहले इलेक्ट्रॉन का श्रांत काल, दूसरे इलेक्ट्रॉन का श्रांत काल, तीसरे इलेक्ट्रॉन का श्रांत काल, इसी प्रकार nवें इलेक्ट्रॉन का श्रांत काल। सबको जोड़ लेंगे, औसत निकालते समय जोड़ते हैं और भाग कर देते हैं n से। तो ये औसत श्रांत काल टाउ बराबर क्या है? टाउ बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n अपान n। ये होता है औसत श्रांत काल का सूत्र। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अभी हम माध्य मुक्त पथ की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बताया? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? श्रांत काल कहते हैं, और इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। औसत श्रांत काल का सूत्र आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं माध्य मुक्त पथ के बारे में। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे लगता है आपने ले ही लिया होगा। और भाई अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दनादन। ओके, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे एनर्जी देते हैं। चलो आइए माध्य मुक्त पथ की बात करते हैं। भैया माध्य मुक्त पथ क्या जाने? माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ समझो ये क्या है भैया? माध्य मुक्त पथ क्या है? तो सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट सिंपल है। अभी हमने आपको बताया और बार बार हम उसी बात पर आकर के फिर बार बार उसी कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहे हैं। और भैया क्यों ना समझाएं, क्योंकि वही तो है, बार बार वही तो समझाना है। और इतनी बार समझा चुके तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जरा समझो, मैंने बताया मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार धनायनों से टकराता है, दिशा बदलता रहता है। धनायनों से टकराता है, दिशा बदलता रहता है। धनायनों से टकराने में दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो जितना समय लगता है उसे हम श्रांत काल कहते हैं। अभी पढ़ चुके हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? श्रांत काल कहते हैं। लेकिन अब जरा सुनना, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो दूरी होती है, यहां से टक्कर हुई, फिर यहां पर टक्कर करेगा, तो यहां से यहां तक दूरी, कुछ तो दूरी इसने तय की है। इस दूरी को, दो क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते हैं? किन्हीं दो टक्करों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भैया? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। परिभाषा खत्म है। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। भैया यहां पर भी हम इसकी भी परिभाषा लिखते हैं। समझ गए ना? सिंपल थी, बार बार वही चीज से समझना है आपको। माध्य मुक्त पथ क्या है? तो लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों, लिख लेना, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों, अपने आप लिख सकते हैं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? तो इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं भैया, याद रखो, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। बात क्लियर है? अगर मैं माध्य मुक्त पथ का सूत्र लिखूं तो क्या लिखूंगा? जरा लिख लेते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ मतलब लैम्डा बराबर उसी प्रकार से लैम्डा 1
प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा 3 सॉरी लैम्डा n अपान में क्या n। ये माध्य मुक्त पथ के लिए सूत्र हो गया, आप याद कर सकते हैं। माध्य मुक्त पथ है क्या? तो इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को औसत श्रांत काल कहते हैं। और ऊष्मीय वेग क्या है? इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से अनियमित गति करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उनका ऊष्मीय वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी नाभिक के बंधन में नहीं होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, और ये समझा तो मैं लिख तो 2-3 मिनट में ही सकता था। ये सारी परिभाषाएं मैं 2-3 मिनट में ही बता करके चला जाता, लेकिन मैंने आपको समझाया है, विस्तार से समझाया है, और मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आया है तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो कि सर आ गया, समझ में आ गया, और मजा आया है तो भैया जरूर कर दो। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिसे हम बोलेंगे अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इंग्लिश में बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम लोग अपवाह वेग के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।